हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। होप आप सभी ने अच्छे से पढ़ाई की है, जो हमने लास्ट ईयर प्रीवियस लेक्चर में आपका किया था। आगे कंटिन्यू करने से पहले अपने नए लेक्चर को, लेक्चर नंबर 15, उससे पहले हम ज़रा हमारा प्रीवियस लेक्चर में जितना भी हमने किया था उसको एक बारी के लिए गो थ्रू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया था। कूल। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था अपना, ग्रीन कंप्यूटिंग या ग्रीन आईटी, दोनों में से कुछ भी बोल सकते थे, इस टॉपिक की हमने डिफाइन को समझा था और हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स किए थे। जब हमने डिफाइन किया था तो डिफाइन में हमने क्या क्या बातें की थी कि ग्रीन कंप्यूटिंग क्या था। ग्रीन का मतलब क्या था आपका, ग्रीन वॉज स्टैंडिंग फॉर एनवायरमेंटल फ्रेंडली। क्या था ग्रीन हमारा, एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से काम को परफॉर्म करना। जहाँ डिफाइन में क्या लिखा था कि ग्रीन कंप्यूटिंग या ग्रीन आईटी क्या होता है आपका, ग्रीन कंप्यूटिंग या ग्रीन आईटी होता था हमारा यूज ऑफ किस चीज़ का, आपका बेसिकली अलग अलग प्रैक्टिसेस का। जो प्रैक्टिसेस हमें क्या करवा रही थी कि हम लोगों को सस्टेनेबल तरीके से कंप्यूटिंग करनी चाहिए। सस्टेनेबल का मतलब क्या था कि रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करो, कंप्यूटर के रिसोर्सेज को कुछ इस तरीके से यूज़ करो कि प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर की बेनिफिट्स भी हमारे हमेशा क्या रहे, प्रिजर्व रहे। फिर अगला पॉइंट जो हमने इसमें कहा था कि इसको यूज़ किस तरीके से करना है, इसको यूज़ करना था 3 तरीकों से, 3 वेज से। एक वे कौन सा लिखा हुआ था आपको, इसको रिस्पॉन्सिबल वे में यूज़ करना था, एक जो लिखा हुआ था। फिर अगला पॉइंट क्या लिखा था इसमें हमारे लिए कि इसे हमें एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से एक्सेस करना है। और एक तरीका कौन सा लिखा हुआ था इसके अंदर, रिस्पॉन्सिबल तो हो गया था हमारा, एफिशिएंट तरीके से। कौन सा लिखा था, एक हमारा एफिशिएंट वे। इन तीनों के साथ कौन सा वर्ड है, वे वर्ड लगा हुआ था। तो ग्रीन कंप्यूटिंग या ग्रीन आईटी क्या था हमारा, इट रेफर्स टू स्टडी एंड प्रैक्टिसेस कि किस तरीके से आप एनवायरमेंटली सस्टेनेबल कंप्यूटिंग कर सकते हो। फिर अगला पॉइंट क्या था, ये आपका स्टडी या प्रैक्टिस था किस चीज़ का, कि कैसे आप यूज़ कर सकते हो कंप्यूटर को मोर एफिशिएंट वे से, एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे से, या फिर रिस्पॉन्सिबल वे से। क्लियर था। इसके बाद हमने जो चीज़ करी थी वो हमने क्या किए थे, हमने किए थे इसके ऑब्जेक्टिव्स को। ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन कंप्यूटिंग में 3 ऑब्जेक्टिव लिखे हुए थे। पहला ऑब्जेक्टिव क्या लिखा हुआ था कि रिड्यूस कर रहा था यूज़ ऑफ हैजार्डस मटेरियल्स को। सेकेंड पॉइंट हमने कौन सा किया था आपका, एनहेंस कर रहा था या इंक्रीज कर रहा था रिसाइकलिंग को। और एक पॉइंट हमने क्या किया था इसके अंदर आपका, बिल्कुल हमने इसमें एनहेंस करवाया था आपका एनर्जी की यूटिलाइजेशन को। तो कौन से पॉइंट लिखे थे ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में हमारे पास 3 पॉइंट्स लिखे हुए थे। एक तरीके से ऑब्जेक्टिव था इसका क्या, पहला पॉइंट ऑब्जेक्टिव है इसको रिड्यूस करना, किस चीज़ को, हैजार्डस मटेरियल के यूज़ को। सेकेंड पॉइंट मैक्सिमाइज कर रहे थे एनर्जी के एफिशिएंसी को। और थर्ड पॉइंट प्रमोट कर रहा था आपकी रिसाइक्लेबिलिटी को। तो ये मेरे 3 ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर लिखे हुए थे। फिर हमने कहा था इन 3 ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए हमारे पास क्या थे, कुछ ग्रीन कंप्यूटिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस दे रखी थी। जिसका क्वेश्चन कैसे आएगा वो हमने आपके प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि व्हाट आर दी ग्रीन कंप्यूटिंग प्रैक्टिसेस या फिर एक्सप्लेन ग्रीन कंप्यूटिंग्स बेस्ट प्रैक्टिसेस। यहाँ पे 5 सब पार्ट्स में डिवाइड हो रखा था हमारा ये, जहाँ पे कौन कौन से थे आपके, डेवलपमेंट यूजिंग अ सस्टेनेबल कंप्यूटिंग प्लान, एक अगला पॉइंट था रिसाइकिल का, फिर पॉइंट था आपका इसके अंदर मेकिंग एनवायरमेंटली साउंड परचेज डिसीजंस, फिर फोर्थ पॉइंट लिखा था रिड्यूस करना पेपर कंजम्पशन को, और फिफ्थ पॉइंट लिखा था कंजर्व करना आपकी एनर्जी को। फिफ्थ पॉइंट कौन से पेज पे लिखा है क्लास, फिफ्थ पॉइंट लिखा है आपके पेज नंबर 4.71 पे। किस पे लिखा है, फटाफट से चलते चलते पेज नंबर 4.71 पे आते हैं और यहाँ से पॉइंट्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि हम उल्टे डायरेक्शन में चलते जाएंगे। कंजर्व करना एनर्जी का मतलब क्या होता है, कंजर्व एनर्जी का मतलब होता है कि किस तरीके से एनर्जी का वेस्टेज कम से कम हो। एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज कम से कम हो। और किस तरीके से आप उल्टे में भी बोल सकते हो कि आप एनहेंस कर सकते हो किस चीज़ को, एनर्जी के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को। क्लियर। अब देखो क्लास, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन से लिखे हैं इस काम को करने के लिए।
पहला पॉइंट लिखा है कि आपको एलसीडी यूज करना चाहिए रादर देन सीआरटी मॉनिटर्स। सीआरटी मॉनिटर्स पहले समझते हैं कौन से होते थे। वो जो हमारे डेस्कटॉप के वो मोटे मोटे लैपटॉप्स होते थे ना, वो जो मोटे मोटे कंप्यूटर सिस्टम्स होते थे हमारे डब्बे वाले, उन्हें बोलते थे सीआरटी। उसमें आपकी सीआरटी मॉनिटर्स लगते थे। सीआरटी मॉनिटर्स ना इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करते थे, इसके लिए उनको रिप्लेस करके हमने क्या लेकर आए हैं, एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर्स। क्या लेकर आए हैं हम, एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर्स। और पहले कौन से होते थे आपके, सीआरटी होते थे। क्लियर है पॉइंट। अगला पॉइंट इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि हम लोगों को क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए। किसे मेंटेन करना चाहिए, क्लाइंट सर्वर। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है डेवलप अ थिन क्लाइंट स्ट्रेटेजी। ये थिन क्लाइंट स्ट्रेटेजी देखो क्या होती है। थिन क्लाइंट स्ट्रेटेजी को हम एक बार समझ लेते हैं क्लास कि होता क्या है थिन क्लाइंट। हमारे पास ना क्लास क्लाइंट्स जो हैं 3 तरीके के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3। एक होता है फैट क्लाइंट, एक होता है थिन क्लाइंट, और एक होता है हाइब्रिड क्लाइंट। कितने टाइप के क्लाइंट्स होते हैं हमारे पास, 3 टाइप के क्लाइंट्स होते हैं। वो 3 टाइप कौन कौन से होते हैं हमारे पास में, एक होता है फैट क्लाइंट, एक होता है थिन क्लाइंट, और एक होता है हाइब्रिड क्लाइंट। क्लियर। अब देखो क्लास, अगर मैं कह रही हूँ कि क्लाइंट्स हमारे पास है 3 टाइप के, आप लोग सही सोच रहे हो, क्लाइंट्स के टाइप आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। ये हम लोग यहाँ पे इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि थिन क्लाइंट वर्ड यूज हो गया है। फैट क्लाइंट वो क्लाइंट होता है जो इतने सारे रिसोर्सेज अपने पास रखता है। फैट जो क्या रखता है, इतने सारे रिसोर्सेज अपने पास रखता है कि डेटा की प्रोसेसिंग वो खुद से परफॉर्म कर सकता है। कैसे करता है, डेटा की प्रोसेसिंग खुद से, ओन कर सकता है डेटा की प्रोसेसिंग को। क्लियर। नॉर्मली डेटा की प्रोसेसिंग कौन करता था आपका, सर्वर। बिल्कुल सही। थिन क्लाइंट कौन सा क्लाइंट होता है, थिन क्लाइंट वो होता है जिसके पास इतने सारे ऑपरेशंस या सॉफ्टवेयर्स नहीं है कि डेटा की प्रोसेसिंग खुद कर सके। यहाँ पे डेटा की प्रोसेसिंग कौन करता था, आपका सर्वर करता था। कौन करता था, सर्वर। हाइब्रिड इज योर मिक्सचर। ये आपका वही ऑनलाइन गेम्स वाली बात आ गई है जहाँ पे डेटा की प्रोसेसिंग 2 जगह पे, थोड़ी थोड़ी सर्वर पर और थोड़ी थोड़ी क्लाइंट पे। बात क्लियर है ये हमारी। तो आपका हम लोग इसमें पॉइंट में क्या बोला, क्लाइंट कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। पहला है फैट, थिन और हाइब्रिड। अब देखो क्लास, अगर हम कौन से वाला क्लाइंट रखते हैं अपने पास, थिन क्लाइंट रखते हैं। कौन सा क्लाइंट रखेंगे, अगर मैं अपने पास थिन क्लाइंट रखूंगी तो डेटा की प्रोसेसिंग कहाँ पे होगी, सर्वर। अगर डेटा की प्रोसेसिंग सर्वर पर है तो मुझे ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर जितनी कम, प्रोसेसिंग भी उतनी कम। प्रोसेसिंग जितनी कम, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी उतना ही ज़्यादा कम। बिल्कुल। देखो क्या लिखा है, डेवलप करना है थिन क्लाइंट को। किसे डेवलप करने के लिए बोला है, थिन क्लाइंट स्ट्रेटजी को, क्योंकि थिन क्लाइंट स्मॉलर होंगे, चीपर होंगे, सिंपल होंगे बिल्ड करने के लिए एज कंपेयर टू योर ट्रेडिशनल मोटे वाले डेस्कटॉप वाले कंप्यूटर्स। क्लियर है पहले 2 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या कहता है, एलसीडी यूज करना है रादर देन सीआरटी। सेकेंड पॉइंट में क्या बोला है, थिन क्लाइंट यूज करना है रादर देन योर ये वाले क्लाइंट। अगला पॉइंट देखो, वही वाला पॉइंट, नोटबुक कंप्यूटर्स यूज करो रादर देन डेस्कटॉप। नोटबुक आर योर एलसीडी और एलईडी, और आपका डेस्कटॉप आर योर सीआरटी। तो इसी वाले पॉइंट को घुमाकर लिख दिया कि कौन से वाले सिस्टम्स को यूज करना है, नोटबुक्स को यूज करना है रादर देन डेस्कटॉप। मतलब एलसीडी या एलईडी को यूज करना है रादर देन सीआरटी। क्लियर है। अब देखो अगला पॉइंट और इसमें क्या क्या लिखे हुए हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या लिख के दिया है, पावर मैनेजमेंट यूज करना है। पावर मैनेजमेंट मतलब जैसे कि मैंने बोला कि मेरा ये ना मॉनिटर है। क्लियर। मॉनिटर के ऊपर हमारा नॉर्मल आइकन्स आ रहे हैं, नॉर्मल मेरी स्क्रीन शो हो रही है। 5 मिनट तक कोई एक्टिविटी ही नहीं है मॉनिटर पर, तो ये ना अपने आप से क्या हो जाए, ब्लैकआउट हो जाए।
कुछ भी शो होना क्या हो जाए, बंद। अगर कुछ भी शो होना बंद हो जाएगा तो मॉनिटर जो है वो पावर का कंजम्पशन भी क्या कर देगा, कम कर देगा, क्योंकि स्क्रीन पे कुछ भी शो आपका हो ही नहीं रहा है। समझ में आई ये बात आपको मेरी? तो आप इन्होंने क्या बोला, यूज करो पावर मैनेजमेंट फीचर का और टर्न ऑफ करो हार्ड ड्राइव्स को आफ्टर द सेवरल मिनट्स ऑफ इनएक्टिविटी। अगर कुछ टाइम तक सिस्टम यूज नहीं हो रहा है तो इस फीचर को यूज करो कि सिस्टम अपने आप क्या हो जाए, आपका स्लीपिंग पे चला जाए। इससे इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, बिल्कुल कम कंज्यूम होगी। अगला पॉइंट वही बात बोल रहा है, बस हल्का सा घुमा के लिख दिया। क्या लिखा है इसने, पावर डाउन कर दो सीपीयू को या अदर पेरिफेरल डिवाइसेस को जब आपका सिस्टम इनएक्टिविटी के अंदर है, जब सिस्टम यूज नहीं कर रहे। अगर आपको पता है 2-3 घंटे के लिए कंप्यूटर यूज नहीं करना, ऑफिस का कोई काम नहीं, बस ऐसे कंप्यूटर ओपन करके मत बैठे रहो, उसे ऑन करके मत बैठे रहो, उसे बंद कर दो। इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन नहीं होगी तो सिस्टम आपका बच सकता है, सो इलेक्ट्रिसिटी सेव हो सकती है। अदर पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर रिलेटेड काम एक साथ ही कर लो सारे। जब कोई एक एप्लीकेशन काम कर रही है उसी टाइम पे दूसरा फंक्शन भी परफॉर्म कर लो। इससे भी क्या होगा, जब काम बाद में करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी सेव हो सकती है। ये वाला पॉइंट यही पावर डाउन वाला लिख दिया। पावर अप पावर डाउन एनर्जी को करो, जैसे लेजर प्रिंटर यूज करो जब उनकी जरूरत है। प्रिंटर्स को बंद करके रखो जब तक प्रिंटर यूज नहीं करने, उन्हें कनेक्ट करके मत रखो। तो इन्होंने क्या लिखा है, पावर अप पावर डाउन एनर्जी इंटेंसिव पेरिफिकल्स। पेरिफिकल्स मतलब होते हैं अलग पार्ट्स जो होते हैं कंप्यूटर्स के। जैसे प्रिंटर्स को जब जरूरत है तभी उनको क्या करो, यूज करो। अगला पॉइंट देखो इसमें और क्या लिखे हैं, 2 पॉइंट्स। फिर एक अगला पॉइंट इसमें आपका लिखा है, एम्प्लॉय करना है एनर्जी ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज को वर्क स्टेशन के लिए। तो आपको क्या करना है, ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज को भी यूज करके रखो जहां पे आपका इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम हो। और बिल्कुल लास्ट पॉइंट क्या है आपका, अडॉप्ट करना है आपको किस चीज को, वेब कॉन्फ्रेंसिंग को इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग टू द मीटर इन ऑर्डर टू गो टू ग्रीन और सेव एनर्जी। एनर्जी सेव करने का इजी तरीका क्या है कि वेब कॉन्फ्रेंसिंग ही कर लो। अदरवाइज अगर आप दूसरी कॉन्फ्रेंसिंग मतलब दूसरे मेथड्स को यूज करो तो एनर्जी ज़्यादा वेस्ट हो सकती है। तो हमने कौन कौन से पॉइंट्स बोले हैं इसके अंदर। कंजर्व एनर्जी का मतलब आपका क्या लिखा हुआ था कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन या एनर्जी का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन आपका हो सकता है। अगर मैं नॉर्मल पॉइंट्स इसमें बोलूँ तो कौन कौन से नॉर्मल लिखे हैं, एलईडी इंस्टेड ऑफ सीआरटी, डेस्कटॉप इंस्टेड ऑफ नोटबुक, दोनों सेम पॉइंट हो गए। इनएक्टिविटी में कंप्यूटर बंद कर दो, इसके भी 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं हमारे पास में। फिर कौन सा पॉइंट लिखा हुआ है आपका, कि थिन क्लाइंट को यूज़ करो। 5 पॉइंट्स तो यही हो गए हमारे। अगर ऐसे आप नॉर्मल पॉइंट्स भी देखोगे तो बहुत सारे हो गए। अब देखो क्लास अगला तरीका कौन सा लिखा हुआ है। फिर एक तरीका लिखा है कि रिड्यूस करना है किस चीज़ को, पेपर के कंजम्पशन को। किसको रिड्यूस करना है क्लास, पेपर कंजम्पशन। कि पेपर किससे बनता है, पेड़ से। अगर ज़्यादा पेपर वेस्ट करोगे तो ज़्यादा पेड़ कटेंगे, जितने ज़्यादा पेड़ कटेंगे उतना डिफॉरेस्टेशन होगा। एज अ रिजल्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिल्कुल भी ये तरीका नहीं है। अब देखो पहला तरीका कि पेपर के कंजम्पशन को कम करो। कैसे, ईमेल्स और इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस के थ्रू। किसी को भी रिटर्न पेपर मेंटेन मत करो, हार्ड कॉपीज मेंटेन मत करो, सब कुछ क्या करो, ऑनलाइन करो। तो ईमेल्स यूज करो। ईमेल यूज करोगे तो आपको रिटर्न लेटर्स लिख के नहीं देने पड़ेंगे। क्लियर। अगला पॉइंट इसने क्या लिखा है, यूज ऑफ ट्रैक चेंजेस फीचर इन द इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट रादर देन रेड लाइन करेक्शन ऑन द पेपर। ये क्या होता है, जैसे कि मान के चलो मैं स्क्रीन पे काम कर रही हूँ, ठीक है, हमने क्या किया, अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो उसको उसी के अंदर क्या कर लो, मार्क कर लो, रादर देन प्रिंट आउट निकाल के उसको करेक्ट करो। इससे क्या होगा, पेपर का वेस्टेज होगा। अगला पॉइंट, ऑनलाइन मार्केटिंग यूज करो रादर देन पेपर बेस्ड मार्केटिंग। पैम्पलेट्स मत प्रिंट करवाओ। अगर आप पैम्पलेट्स बांट भी रहे हो तो कई लोग तो पैम्पलेट्स देखते भी नहीं है, ऐसे उसको मोड़ मोड़ के क्या करते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं, तो पेपर का वेस्टेज हुआ। इससे बेटर क्या यूज करो, ऑनलाइन मार्केटिंग यूज करो, ना कि किसको यूज करो, ग्रीन मार्केटिंग को। ईमेल्स को यूज करो, वो ज़्यादा ग्रीनर रहेगा, आपका ज़्यादा इकोनॉमिकल फ्रेंडली भी रहेगा। और लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, जब प्रिंटिंग कर रहे हो तो ट्राई टू प्रिंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेपर। अगर आप पेपर के सिर्फ एक ही साइड पे प्रिंट करोगे, दूसरा साइड वेस्ट हो गया, तो पेपर का वेस्टेज तो करना ही नहीं है। तो हमने कितने पॉइंट्स बोले हैं इसके अंदर, 4 पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या लिखा है इसके अंदर, ईमेल्स को यूज करो,
पेपर यूज़ को रिडक्शन करो। अगला ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लो, फिर ऑनलाइन मार्केटिंग को यूज़ करो, और एक पॉइंट लिखा है प्रिंट ऑन बोथ साइड ऑफ पेपर्स। क्लियर है ये वाली बात? मुझे पता है आप लोग सोच रहे होगे ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, पर आपको ग्रीन आईटी की नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि आप भी जो यूथ हो यहाँ की क्या कर सको, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो सको और आने वाली जनरेशन्स के लिए रिसोर्सेज को सेव हम कर सके। इसलिए जगह जगह पे जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ वहाँ इन सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज दी जा रही है। अगला पॉइंट क्या लिखा है, मेक एनवायरमेंटली साउंड परचेज डिसीजंस। इसके अंदर क्या लिखा है, जब परचेज कर रहे हो सिस्टम को तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली बेसिस पर ही परचेज करो। मैं कह रही हूँ कि मैं डेस्कटॉप परचेज मतलब सिस्टम परचेज करने जा रही हूँ, तो आप चाहे डेस्कटॉप परचेज करो, नोटबुक परचेज करो, जो भी मॉनिटर परचेज करना है वो एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट के बेसिस पे ही करो। वही सिस्टम यूज़ करो जो एनवायरमेंटली फ्रेंडली ज़्यादा हो। तो परचेज करते वक्त साउंड मतलब वाइज डिसीजंस लेने ज़रूरी है कि जब आप डिसीजन ले रहे हो परचेज का तो क्या आप इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ को ही परचेज कर रहे हो या नहीं कर रहे। क्लियर है? अगला पॉइंट क्या लिखा है, आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि किस प्रोडक्ट को आपको यूज़ करना है, उसका डिज़ाइन क्या होना चाहिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगला पॉइंट, रिकॉग्नाइज करो मैन्युफैक्चरर के एफर्ट्स को भी फॉर रिसाइकलिंग या फिर एनवायरमेंटली फ्रेंडली तरीके के लिए। रिड्यूस करो ऐसे मटेरियल्स को यूज़ करना कि आपका जहाँ पे आपको जो हैजार्डियस मटेरियल होते हैं जो आपके एनवायरनमेंट को डैमेज कर सको। यहाँ पे कई मैन्युफैक्चरर जैसा अगर आपको बोलते हैं कि प्लीज़ सर कॉस्टिंग तो ज़्यादा लगेगी आपकी परचेज़ करने की, लेकिन ये सिस्टम एनवायरमेंटल क्या है, फ्रेंडली है, तो इस बात को समझने की कोशिश करो खरीदते वक्त, चाहे खर्चा ज़्यादा लग जाए थोड़ा सा, पर एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ को ही परचेज़ करना है। तो रिकॉग्नाइज करो आपके मैन्युफैक्चरर के एफर्ट को भी। और लास्ट पॉइंट क्या है, यूज़ करो सर्वर को और वर्चुअलाइजेशन स्टोरेज को। जैसे कि एग्जांपल दे रही हूँ मैं, क्लाउड्स को यूज़ करो डेटा स्टोर करने के लिए। अगर आप क्लाउड को स्टोर कर रहे हो इंस्टेड ऑफ हार्ड डिस्क को स्टोर करने की जगह, किसको स्टोर करने की जगह, हार्ड डिस्क को स्टोर करने की जगह क्लाउड को यूज़ करते हो, या पेन ड्राइव में डेटा स्टोर करने की जगह क्लाउड को यूज़ कर रहे हो, तो वो ज़्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। क्योंकि पेन ड्राइव को, हार्ड डिस्क जब भी ख़राब हो जाएंगी, इनको डिस्पोज करने में दिक्कत आती है, लेकिन जब डेटा क्लाउड पे रखा हुआ है उसको डिस्पोज करने में दिक्कत हमें इतनी नहीं आती। तो सर्वर को, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन का मतलब होता है क्लाउड्स पे डेटा स्टोर करो। ये रिसोर्सेज को यूज़ करो क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का कॉस्ट भी कम है और मेंटेनेंस का कॉस्ट भी क्या होता है, सिंपल होता है। क्लियर है? तो हमें क्या करना है यहाँ पे, एनवायरमेंटली साउंड परचेज डिसीजन लेने हैं जब हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल को परचेज कर रहे हैं। अगला पॉइंट कौन सा लिखा है स्टूडेंट्स इसके अंदर हमारा, अगला पॉइंट इसमें लिखा है रिसाइकलिंग। कौन सा लिखा है अगला पॉइंट, रिसाइकलिंग। व्हाट इज योर रिसाइकलिंग? रिसाइकलिंग का मतलब होता है चीज़ को दोबारा से क्या करना, यूज़ करना। इन्होंने क्या बोला है, अगर आप कंप्यूटर्स वगैरह यूज़ कर रहे हो तो इससे जनरेट होगा आपका ई वेस्ट। ई वेस्ट मतलब जैसे कि मान के चलो मेरा डेस्कटॉप खराब हो गया, इट्स नॉट फंक्शनिंग इन एनी वे। क्लियर है? उसे ठीक करवाने की कोशिश की, उसने बोल दिया भाई डब्बा हो गया, ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा अब तो ये, तो वो मेरा क्या बन गया अब, ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो हमारा। तो इसे जब डिस्पोज करने की बात है तो ऐसे कबाड़ में मत फेंक दो। सेंट्रल, स्टेट या लोकल रेगुलेशन ने जो भी तरीके बताए हुए हैं उन्हीं के थ्रू डिस्पोज करो, क्योंकि ये आपका कभी भी प्लास्टिक है, मिट्टी के अंदर डिस्पोज नहीं हो सकता है, ये आपका एज इट इज़ वैसा ही पड़ा रहेगा। इसलिए जो गाइडलाइंस दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग इसको क्या करो, यूज डिस्पोज करो। अगला पॉइंट क्या है, वही पॉइंट, डिस्कार्ड करो या डिस्पोज करो अनवांटेड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल तरीके से, क्योंकि कंप्यूटर्स भी हार्मफुल एमिशंस को एमिट कर सकते हैं। अगला पॉइंट इन्होंने क्या लिखा है, देखो इसके अंदर कई बार तो मैन्युफैक्चरर्स भी आपको क्या बताते हैं कि सिस्टम के जैसे ही एंड हो जाए ना, कि आपका अनयूजेबल सिस्टम हो जाए, सिस्टम को आप यूज़ ही नहीं करना चाहते, तो कृपया करके प्रोडक्ट हमें ही वापस कर देना ताकि वो क्या कर सके, उसी के थोड़े बहुत कंपोनेंट्स को निकाल के प्रोडक्ट को फिर से यूज़ कर सके। क्लियर है पॉइंट ये वाला रिसाइकलिंग का? अब देखो अगला पॉइंट कौन सा लिखा है इसके अंदर आपका, फिर हमारे पास एक ही पॉइंट लिखा हुआ है, वो पॉइंट कौन सा है हमारे पास, डेवलप अ
सस्टेनेबल ग्रीन कंप्यूटिंग प्लान। प्लान बनाना मतलब स्ट्रेटजी बनाना। हमें अब क्या करना है, प्लान बनाना है कि किस तरीके से ग्रीन कंप्यूटिंग ही यूज़ होता रहे। इन्होंने क्या बोला है सर, अलग अलग कमिटीज़ बनाओ जो ग्रीन कंप्यूटिंग पे डिस्कशन करेगा, उसके ऊपर प्लान्स बनाएगा। अपनी कंपनी के लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करो कि ग्रीन कंप्यूटिंग ही यूज़ करना चाहिए। पूरा कैंपस में ग्रीन कंप्यूटिंग अप्लाई करवा दो। लेस इवन अपने कैंपस के अंदर ये बोलो कि जो भी आपको इक्विपमेंट्स यूज़ करने हैं, उन इक्विपमेंट्स के अंदर क्या होना चाहिए, एनर्जी कंजर्व करने वाले इक्विपमेंट्स को यूज़ करना है। ये सब आपके क्या हो जाते हैं, डेवलपमेंट करना सस्टेनेबल ग्रीन कंप्यूटिंग प्लान। जैसे कि स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करो, लिस्ट बनाओ, रिसाइकलिंग की पॉलिसीज बनाओ, रिकमेंड करो काम कैसे होना चाहिए। एक टीम बनाओ और टीम को बोलो कि आप एनकरेज करो सबको कि सबको ग्रीन कंप्यूटिंग ही यूज़ करनी है। पूरे के पूरे कैंपस को ही क्या बना दो कि वो ग्रीन कंप्यूटिंग के यूनिट्स को ही यूज़ करे। पावर को, पेपर रिडक्शन को, जितने पॉइंट्स हमने पीछे भी पढ़े हैं ना नीचे, उन सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या कर दो, कंपल्सरी कर दो, अलाउ मतलब यूज़ करना। तो फिर इनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इन सभी के सभी पॉइंट्स के थ्रू हम लोग ग्रीन कंप्यूटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर मैं तुम्हें बोलूँ क्या सबका मिला के 15 पॉइंट्स भी हमारे निकल सकते हैं? अरे बड़े प्यार से निकल सकते हैं। देखो, अगर मैंने क्या बोला, कंजर्व एनर्जी, एलसीडी यूज करो रादर देन सीआरटी, नोटबुक यूज करो रादर देन आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। फिर एक पॉइंट था, इनएक्टिविटी के टाइम पे सिस्टम को बंद कर दो। 3 पॉइंट्स हो गए। फिर हम कौन सा पॉइंट बोल सकते हैं, सिंगल साइड प्रिंटिंग को रादर देन डबल साइड प्रिंट करना। एक पॉइंट है, ईमेल्स को यूज़ करो, पेपर के वेस्टेज को बचाओ। फिर एक पॉइंट हमने क्या कहा था, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स करो। 3 पॉइंट्स हमने यहाँ से निकाल लिए, क्लियर है। फिर हम पॉइंट्स और कहाँ से निकाल सकते हैं आपके पास में, देखो और पॉइंट्स आपके कहाँ से आएंगे, कंजर्व एनर्जी हो गया था, रिसाइकलिंग हो गया था, फिर आपका एनवायरमेंटली साउंड परचेज के अंदर वही सिस्टम परचेज करो जो डेस्कटॉप मतलब सिस्टम परचेज करता है, एनर्जी का कंजप्शन ध्यान में रखो। पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कि क्या परचेज करने जा रहे हो। क्लाउड्स वगैरह में डेटा स्टोर करो, सर्वर में डेटा स्टोर करो रादर देन स्टोरिंग ओवर दिस। कितने पॉइंट्स हुए, 9 पॉइंट्स। रिसाइकलिंग में क्या था, डिस्पोज करो ई वेस्ट को गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। मैन्युफैक्चरर को सामान दे दो जब आपको इसको रीयूज नहीं करना है तो। और लास्ट पॉइंट क्या है, इसे एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से डिस्पोज करना है। कितने हुए, 12 पॉइंट्स। सस्टेनेबल कंप्यूटिंग के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स लिखें, चेकलिस्ट वगैरह बनाओ कि सबके सब लोग उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। कमिटी बनाओ एक, और लोगों को इन्फ्लुएंस करो कि उनको नीचे लिखे हुए सारे पॉइंट्स को क्या करना चाहिए, सॉरी ऊपर लिखे हुए सारे पॉइंट्स को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। क्लियर है। तो 15 पॉइंट्स निकल कर आ गए इसमें से हमारे। अगर हम 2-3 बार इन्हें रीड भी करेंगे ना तब भी हमारे 15 पॉइंट्स बहुत ही इजीली इसमें हो सकते हैं। क्लियर है। तो इसी के साथ में हमारा ग्रीन कंप्यूटिंग का टॉपिक तो हुआ खत्म। तो ग्रीन कंप्यूटिंग का टॉपिक था आपका पेज नंबर 4.69 से लेकर कहाँ तक, पेज नंबर 4.71 तक। टॉपिक क्लियर है। अब फटाफट से चलते चलते इसी टॉपिक पे वापस आ जाओ, पेज नंबर 4.71, और यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, ग्रीन आईटी सिक्योरिटी सर्विसेज एंड दी चैलेंजेस। इन्होंने बोला है बोलने को तो आसान है कि ऊपर लिखे हुए सर्विसेज को या ऊपर लिखे स्टेप्स का फॉलो करोगे तो काम हो जाएगा, लेकिन इसको करना सबसे बड़ा क्या है, डिफिकल्टी है। प्लान्स बनाना आसान है, इम्प्लीमेंट करना क्या होते हैं, टफ होते हैं। यही पॉइंट इन्होंने यहाँ पे हमें लिखकर दिया हुआ है। क्लियर है। अपना ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ। अब देखो क्लास, फटाफट से पेज नंबर कहाँ पर आ रहे हैं हम, 4.72 पर। किस पे आ रहे हैं, 4.72 पर। और अपना नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, BYOD, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, BYOD, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। अब देखो हमारे पास कितने टॉपिक्स थे, 10 टॉपिक्स थे। 10 में से एक हमने किया AI, एक हमने किया मशीन लर्निंग, एक हमने किया IoT, फिर एक हमने कौन सा किया, Web3, 5th कौन सा हो गया, ग्रीन कंप्यूटिंग। अब मैं अपना 6th इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करने जा रही हूँ या स्टडी करने जा रहे हैं, वो कौन सा है आपका, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। होता क्या है ब्रिंग योर ओन डिवाइस, समझने की कोशिश करते हैं। BYOD होता क्या है, फुल फॉर्म है आपका, फिर से देखो, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। अगर मैं इसको हिंदी में बोलना चाहूँ तो क्या लिखा है, अपने यंत्र खुद लेकर आओ।
डिवाइसेस मतलब यंत्र ही तो होता है, तो हिंदी में क्या मतलब हुआ इसका, ब्रिंग योर ओन डिवाइसेस, मतलब अपने डिवाइसेस खुद लेकर आने हैं। अभी सिनेरियो है कि आपने डिवाइसेस खुद लेकर आने हैं। देखो होता क्या है, कई कंपनीज में, मान के चलो मैं एक एक्सवाइजेड कंपनी में ना इंटरव्यू देने गई थी, इंटरव्यू मेरा अच्छा हुआ, उन्होंने बोला ठीक है मैम आप ना कल से ज्वाइनिंग कर लेना, लेकिन आपको अपना खुद का लैपटॉप लाना पड़ेगा, हम आपको लैपटॉप प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। तो अगर मैं जॉब करने गई तो मैं खुद का डिवाइस खुद लेकर जाऊंगी, तो कंपनी ने मुझे क्या बोला, कंपनी ने बोला मैम ब्रिंग योर ओन डिवाइस, हम आपको लैपटॉप प्रोवाइड नहीं करेंगे, आपको अपना खुद का डिवाइस खुद लेकर आना पड़ेगा। तो एक लेटेस्ट टेक्निक आपका आज के टाइम पे जो चल रहा है, एक बजवर्ड आपका जो इस टाइम पे चल रहा है वो कौन सा है, ब्रिंग योर ओन डिवाइस, कि अपने खुद के डिवाइसेस आपको खुद ही लेकर आने पड़ेंगे। क्लियर है ये वाली बात। अब देखो इस पॉइंट को हम लोग आगे देखते हैं कि इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। ब्रिंग योर ओन डिवाइस कॉन्सेप्ट तो पल्ले पड़ गया अपने को, क्या होता है ब्रिंग योर ओन डिवाइस, कि अपने खुद के डिवाइसेस हमें कैसे लेके आने, खुद लेके आने। कंपनी का फायदा है, कंपनी के साथ साथ एम्प्लॉय का भी फायदा है। क्लियर। तो अगर हम देखें ब्रिंग योर ओन डिवाइस, तो ब्रिंग योर ओन डिवाइस क्या तरीका है, इसने मुझे क्या बोला कि मैम आपको अपना खुद का डिवाइस क्या करना है, खुद लेके आना है, हम आपको लैपटॉप नहीं देंगे। अरे भैया अगर मैं डिवाइस तो ले आऊंगी, लैपटॉप खुद, इंटरनेट का कनेक्शन भी क्या फिर अपने ही फोन से दूंगी या आप लोग मुझे प्रोवाइड करोगे? बिल्कुल, आप इस लैपटॉप को कंपनी के इंटरनेट से, किसके इंटरनेट से, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेट से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसे, कंपनी के इंटरनेट से इसको आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं और फिर कंपनी के फंक्शंस को परफॉर्म भी कर सकते हैं, लेकिन डिवाइस होगा आपका, इंटरनेट होगा कंपनी का। बात समझ में आई? तो ब्रिंग योर ओन डिवाइस एक ऐसा टेक्निक है जो क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है अपने एम्प्लॉयज को क्या करने के लिए, ब्रिंग करने के लिए अपने प्रेफर्ड मतलब अपने पसंद के डिवाइसेस को लाना क्या कर रहा है, अलाउ करवा रहा है। प्लस ये उनको कनेक्ट करवाता है किसके साथ में, विद द नेटवर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किससे कनेक्ट कर सकते हो आप इसको, कंपनी के नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हो एंड परफॉर्म कर सकते हो किस चीज को, ऑर्गेनाइजेशन के टास्क को। तो ब्रिंग योर ओन डिवाइस क्या है, ब्रिंग योर ओन डिवाइस एक ऐसा तरीका है जहां पर एम्प्लॉयज को क्या कहा जा रहा है, खुद के प्रेफर्ड मतलब पसंद के, अपना खुद का पसंद का सिस्टम लाओ। मतलब जरूरी नहीं है कि लैपटॉप में iOS का भी तो लेके जा सकती हूँ, डेन का भी तो लेके जा सकती हूँ, वो कौन सा लेके आना ये नहीं बता रहे। आप अपने पसंद का लैपटॉप लेके आओ, कंपनी के नेटवर्क का मतलब क्या होता था, इंटरनेट से कनेक्ट करो और काम को परफॉर्म करते चलो। बुक में देखते हैं क्या लिखा है इसके बारे में। बुक में इसके बारे में लिखा है, ब्रिंग योर ओन डिवाइस रेफर्स टू बिजनेस पॉलिसी, जो अलाउ कर रहा है अपने एम्प्लॉयज को कि वो अपने प्रेफर्ड डिवाइसेस को लेकर आ सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जैसे स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, किसके लिए, कंपनी के काम के लिए ही। एम्प्लॉयज आर मोस्ट वेलकम टू यूज देयर पर्सनल डिवाइसेस, कनेक्ट कर सकते हो कंपनी के नेटवर्क से ताकि एक्सेस कर सको किसी भी इंफॉर्मेशन के साथ में। क्लियर है? तो ब्रिंग योर ओन डिवाइस इज अ पॉलिसी। अब तुम सोच रहे हो कंपनी ऐसा क्यों करेगी, कंपनी का फंडने का बहुत ही फायदा है, कंपनी को लैपटॉप का खर्चा नहीं करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर खर्चा नहीं करना पड़ेगा। अगर कंपनी का लैपटॉप का खर्चा ही नहीं है तो कंपनी को लैपटॉप मेंटेनेंस का खर्चा भी नहीं होगा। लैपटॉप कंपनी ने आपको दिया, उस लैपटॉप में कुछ भी दिक्कत आई तो लैपटॉप कौन ठीक करवा के देगा, कंपनी वाले। अब लैपटॉप किसका है, आपका है, तो उसमें कोई दिक्कत आएगी तो उसे कौन ठीक करवाएगा, आप खुद कराओगे, तो कंपनी का भी फायदा है। एम्प्लॉय का फायदा क्या है इसमें, अब ये सोच रहे होगे। अब देखो क्या होता है, कुछ कंपनीज में
क्या होता है, अगर कंपनी आपको लैपटॉप देती है तो कंपनी उस लैपटॉप में कुछ साइट्स पहले से ही ब्लॉक कर देती है, जैसे कि आप उसमें स्टॉक मार्केट नहीं चला सकते। अगर कंपनी के लैपटॉप्स में एम्प्लॉय स्टॉक मार्केट चलाएंगे मान के चलो, तो एम्प्लॉयज़ कंपनी का काम छोड़ के अपने ट्रेडिंग के ऊपर ध्यान देंगे। उनका आधा या शायद मोस्ट ऑफ द कंसंट्रेशन कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग पे, तो कंपनी का काम करेंगे ही नहीं। तो इस चक्कर में एम्प्लॉयज़ क्या करते थे, अपना खुद का डिवाइस कैरी करते थे साथ में, लैपटॉप या फ़ोन्स, और उनमें देखते थे। तब एम्प्लॉयज़ को भी दो दो जगह झंझट मारना नहीं पड़ेगा, वो एक ही जगह से दोनों काम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट आपका किनका है, दोनों साइड से ही बेनिफिट अवेलेबल है यहाँ पर। तो BYOD क्या होता है, ब्रिंग योर ओन डिवाइस इज अ बिजनेस पॉलिसी, जो अलाउ करता है एम्प्लॉयज़ को क्या करने में, यूज़ करने में अपने खुद के प्रेफर्ड कंप्यूटिंग डिवाइसेस को, ताकि आप क्या कर सको, कंपनी के नेटवर्क से कनेक्ट करके कंपनी के बिजनेस के पर्पस के लिए ही काम को परफॉर्म कर सको। क्लियर अपनी बात, वेल डन। अब चलो बच्चों इसमें हम आगे देखते हैं, आगे इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। आगे तो हमें दे रखे हैं एडवांटेजेस, क्या दे रखे हैं हमें, एडवांटेजेस लिख के दिए हुए हैं। एडवांटेजेस कितने लिख के दिए हैं, 5। पहला एडवांटेज है हैप्पी एम्प्लॉय, कौन सा दे रखा है पहला एडवांटेज इसमें हमें, हैप्पी एम्प्लॉय। सेकेंड एडवांटेज है आपका लोअर IT बजट। थर्ड एडवांटेज क्या लिख के दिया है, रिड्यूस IT सपोर्ट रिक्वायरमेंट। देन आपका अर्ली एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, और लास्ट वन इज इंक्रीज्ड एम्प्लॉय एफिशिएंसी। तो कितने पॉइंट्स लिख के दिए हैं क्लास हमें यहाँ पे, इसके 5 बेनिफिट्स लिख के दिए हुए हैं। कितने बेनिफिट्स हैं हमारे पास, 5। फटाफट से इन 5 बेनिफिट्स को देख लेते हैं, इनमें लिखा हुआ क्या है। तो जो पहला पॉइंट हमें लिख के इसमें दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, इसके अंदर हमें एडवांटेजेस ऑफ BYOD में हैप्पी एम्प्लॉयज़, क्या दे रखा है पहला पॉइंट हम लोगों को, हैप्पी एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ बहुत ही ज़्यादा खुश है इसको क्या करके, यूज़ करके। क्यों, अभी अभी मैंने बताया था, एम्प्लॉय अपने मर्जी का डिवाइस यूज़ कर सकते हैं जो उनको पसंद है, उसे कंपनी का कैसा भी बकवास सा डिवाइस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, एम्प्लॉय को 2 डिवाइसेस कैरी करने पड़ते थे, एक पर्सनल पर्पस के लिए और एक ऑफिशियल पर्पस के लिए। अब उसे कितना डिवाइस कैरी करना है, सिर्फ और सिर्फ 1। तो बेनिफिट्स में पहला पॉइंट लिखा है हैप्पी एम्प्लॉयज। इसके कीवर्ड क्या लिखे हैं कि अब एम्प्लॉय को क्या करेगा, वो यूज कर सकता है वो डिवाइस जो उसको ज्यादा पसंद है एट देयर वर्क। और इसने रिड्यूस कर दिया है नंबर ऑफ डिवाइसेस जो एक एम्प्लॉय को क्या करने पड़ते थे, कैरी करने पड़ते थे। तो बेनिफिट्स में 2 बेनिफिट लिखे हैं। एक पॉइंट क्या लिखा है इसमें, एम्प्लॉय अब वही डिवाइस यूज करेगा जो वो यूज कर क्या था, खुश था। और सेकंड पॉइंट इसमें क्या लिखा है, इसने रिड्यूस कर दिया है किस चीज को, नंबर ऑफ डिवाइसेस को विच एन एम्प्लॉय नीड टू कैरी। मतलब पहले एम्प्लॉय पर्सनल वाला सिस्टम अलग से कैरी कर रहा था और कंपनी का दिया हुआ डिवाइस अलग से, पर अब उसको दोनों कैरी करने की जरूरत नहीं है। तो हैप्पी एम्प्लॉयज में कितनी बातें लिखी है, हैप्पी एम्प्लॉयज में 2 बातें लिखी हुई है। कितनी बातें लिखी है हैप्पी एम्प्लॉय में हमारे पास, 2 बातें। एक पॉइंट, आप वो डिवाइस यूज करोगे जिसको यूज करना आपको पसंद है, क्लियर है, लव टू यूज वाला डिवाइस यूज कर सकते हो एट वर्क। और सेकंड पॉइंट क्या है, नो नीड टू कैरी एक्स्ट्रा डिवाइसेस, या फिर इसने रिड्यूस कर दिया है जितने नंबर ऑफ डिवाइसेस आपको कैरी करने होते हैं। क्लियर है, या फिर पॉइंट में यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ इसकी जगह पे, इसने क्या कर दिया है आपका, इसने रिड्यूस कर दिया है नंबर ऑफ डिवाइसेस टू बी कैरिड, जो आप कैरी किया करते थे। तो दोनों बेनिफिट समझ में आए, कौन सा लिखा है, एक बेनिफिट कौन सा लिखा है इसके अंदर, आप वही डिवाइस यूज करोगे जो यूज करना आपको पसंद है। सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ डिवाइसेस आपके क्या हो चुके हैं, रिड्यूस हो चुके हैं। तो पहला बेनिफिट क्या, एम्प्लॉयज आर हैप्पी। हैप्पी क्यों है, बिकॉज ऑफ दीज 2 रीजंस। अब देखो हम इसमें आगे अगर चलते जाएंगे तो आगे कौन सा पॉइंट लिखा है, लोअर IT बजट। क्या लिखा है अगला पॉइंट अपना, लोअर IT बजट। कंपनी का IT का खर्चा कम हो रहा है। खर्चा कम क्यों हो रहा है, कंपनी तो लैपटॉप्स खरीदेगी ही नहीं, तो कैपिटल कॉस्ट लगेगी ही नहीं। कंपनी का IT कॉस्ट कम, खर्चा कम, तो सेविंग्स ज्यादा। कंपनी ज़्यादा फाइनेंशियल सेविंग कर सकती है क्योंकि एम्प्लॉयज़ अपने खुद के डिवाइसेस यूज़ करेंगे। एज अ रिजल्ट रिडक्शन हुआ है आउटले ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आउटले का मतलब है आपका एक्सपेंडिचर।
कंपनी का खर्चा क्या हो चुका है, कम हो चुका है। खर्चा कम तो ऑटोमेटिकली सेविंग क्या हो जाती है, ज्यादा। तो यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा है, कंपनी का एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, कम। एज अ रिजल्ट कंपनी की फाइनेंशियल सेविंग क्या हो रही है, ज्यादा। तो लोअर आईटी बजट्स में फाइनेंशियल सेविंग्स अगर कंपनी की ज्यादा है, क्योंकि अब एम्प्लॉय खुद के डिवाइसेस यूज करेंगे, तो कंपनी का खर्चा ऑटोमेटिकली कम। अब देखो अगला पॉइंट, रिड्यूस आईटी सपोर्ट मेंटेनेंस। अभी अभी मैंने क्या कहा था, लैपटॉप कंपनी का तो ठीक कौन कराएगा, कंपनी, पर लैपटॉप एम्प्लॉई का तो ठीक भी कौन कराएगा, एम्प्लॉई। तो कंपनी को अब कोई भी सपोर्ट रिक्वायरमेंट भी मेंटेन नहीं करना है। आईटी डिपार्टमेंट डज नॉट हैव टू प्रोवाइड एंड यूजर सपोर्ट सर्विसेज, और ना ही उसे क्या करना है, मेंटेन, क्योंकि लैपटॉप तो कंपनी का है ही नहीं। तो दो बातें लिख दी इसके अंदर भी, ना तो उन्हें क्या करना है, सिस्टम्स को मेंटेन करना है, और ना ही उन्हें क्या करवाना है, सपोर्ट सर्विसेज देनी है। ये दोनों के दोनों काम करने की जरूरत है ही नहीं। क्लियर है बात। एम्प्लॉइज वर हैप्पी क्योंकि उन्हें वही डिवाइस यूज करने को मिल रहा है दैट दे लव टू यूज, और रिड्यूस हो रहा है नंबर ऑफ डिवाइसेस दैट दे नीड टू कैरी। कंपनी के लिए दो फायदे, पहला फायदा क्या लिखा है, लोअर आईटी बजट, कंपनी का आईटी बजट कम तो सेविंग ऑटोमेटिकली ज्यादा। रिड्यूस आईटी सपोर्ट, कंपनी के जब लैपटॉप्स ही नहीं है तो कंपनी को ना तो उन्हें मेंटेन करना है, ना ही इनसे रिलेटेड क्या प्रोवाइड करवाना है, आपको सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है। और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो इसके अंदर आपके आगे लिखे हैं, दो पॉइंट। अर्ली एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। आप सबने एक वर्ड सुना है, रेजिस्टेंस। क्या होता है, मना करना। अगर एम्प्लॉय आपको कोई चीज, अगर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को कोई काम करने के लिए कहे तो एम्प्लॉय रेजिस्ट हो जाता है, मैं तो नहीं करता। लेकिन अगर अपनी मर्जी से वो करना चाहे तो वो करेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को बोले यार ये लैपटॉप मत यूज करो, हम आपको दूसरा लैपटॉप देते हैं, तब एम्प्लॉय मना कर देगा एक बारी के लिए कि मैं इतने टाइम से इसी लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, सब कुछ इसी लैपटॉप में वगैरह वगैरह कह के। बट खुद से अगर लैपटॉप चेंज करना चाहे तो वो कर सकता है। तो अर्ली एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी यही बोलता है कि एम्प्लॉयज जनरली प्रोएक्टिव होते हैं क्या करने में, अडॉप्ट करने में न्यू टेक्नोलॉजी को। जैसे ही वो नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे, एज अ रिजल्ट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज तो ओवरऑल ग्रोथ भी इंक्रीज। देखो 3 पॉइंट्स लिखे हैं। एम्प्लॉय क्या करेगा, आपका अर्ली एडॉप्ट करेगा न्यू टेक्नोलॉजी को। टेक्नोलॉजी अच्छी तो प्रोडक्टिविटी कैसी होगी, अच्छी, उसका आउटपुट अच्छा निकलेगा। एम्प्लॉय का आउटपुट अच्छा हुआ तो एज अ रिजल्ट ओवरऑल ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन की भी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो अगर एम्प्लॉय क्या करेगा, अर्ली अडॉप्ट करेगा नई टेक्नोलॉजी को, तो प्रोडक्टिविटी अच्छी तो ओवरऑल ग्रोथ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अर्ली एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। लास्ट पॉइंट, इंक्रीज एम्प्लॉय एफिशिएंसी। वही वाली बात, एम्प्लॉय जब खुद के डिवाइस पे काम करते हैं, ही इज हैप्पी। व्हेन एम्प्लॉय इज हैप्पी तो वो काम भी कैसे करेगा, जल्दी करेगा। एफिशिएंसी इंक्रीज को कैसे होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज होने में एक पॉइंट लिखा है, क्योंकि आप उसी डिवाइस पे काम कर रहे हो, जो डिवाइस आपका अपना खुद का है, तो काम जल्दी होगा, जल्दी काम होगा तो एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर है। क्योंकि एम्प्लॉय किसको यूज कर रहा है, ओन डिवाइसेस को, तो एम्प्लॉय जल्दी लर्न करेगा जो काम वो परफॉर्म कर रहा है। लर्निंग कर्व या एक्सपीरियंस कर्व। क्लियर है ये वाली बात आपकी। तो कितने बेनिफिट्स लिखे थे, 5। पहला, एम्प्लॉय इज हैप्पी बिकॉज ही इज लव टू यूज द डिवाइस, वाले डिवाइस यूज करे जो डिवाइस से यूज करना पसंद है। अगला पॉइंट क्या लिखा था इसके अंदर, उसे ज्यादा डिवाइसेस कैरी करने की जरूरत नहीं थी। फिर सेकेंड पॉइंट क्या लिखा था, रिड्यूस आईटी बजट, सेविंग ज्यादा क्योंकि खर्चा कम हो रहा है। रिड्यूस आईटी सपोर्ट सर्विसेज, खुद का लैपटॉप नहीं है कंपनी का तो ना ही कंपनी मेंटेन करेगी और ना ही कंपनी एक्स्ट्रा सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगी। फिर अर्ली अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉय खुद से जब नई टेक्नोलॉजी को जल्दी अडॉप्ट करेगा तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा तो ओवरऑल ग्रोथ भी ज़्यादा। और अगर एम्प्लॉय की एफिशिएंसी अच्छी होगी तो ये फायदा भी किसको होगा, एम्प्लॉय को भी होगा। क्लियर है। हमने अभी तक में कौन कौन सी बातें पढ़ी है, हमने इस टॉपिक के अंदर क्या स्टार्ट किया है, BYOD किया था, जहां BYOD की डिफाइन क्या लिखी थी कि एम्प्लॉयज अब क्या कर सकते हैं, ओन डिवाइसेस को कैरी कर सकते हैं, इसे कंपनी के नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं और कंपनी का पर्पस का काम पूरा
कर सकते हैं। अब सुनो बच्चों, हमने क्या किया है, BYOD के हमने डिफाइन को देख लिया और एडवांटेजेस को देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इससे होने वाले थ्रेड्स को कवर करेंगे। क्लियर है? फिर हम लोग आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। टिल दैट पॉइंट इन सभी चीज़ों को अच्छे से क्या करके आना, रीड करके आना। ओके बाय, कीप स्टडिंग एंड कीप एंजॉइंग।